क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही किसी का एक साधारण सा मैसेज पढ़कर अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ गया हो? ओहो, बहुत बार। और फिर वो दिन भर के जो एक चिड़चिड़ाहट बनी रहती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। बिल्कुल। और हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारी इस प्रतिक्रिया का कारण वो सामने वाला इंसान है। जो कि एक बहुत ही आम धारणा है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो गुस्सा, वो तनाव असल में हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में आई ये खराबी का नतीजा है? मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे हम बिना सोचे समझे दशकों से बस चलाए जा रहे हैं। तो आज की हमारी ये गहराई से चर्चा इसी मानवीय ऑपरेटिंग सिस्टम की रीप्रोग्रामिंग पर आधारित है। और ये विषय सिर्फ कोई किताबी बातों तक सीमित नहीं है। एकदम सही। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो 20 मई 2026 की ब्रह्मा कुमारीज मुरली का एक बेहद वैज्ञानिक और गहन विश्लेषण है। इसका शीर्षक है द साइंस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांत, खासकर वो जो देही अभिमानी स्थिति है ना, यानी खुद को शरीर से अलग एक आत्मा मानना, वो सिर्फ कोई धार्मिक दर्शन नहीं है। बिल्कुल। बल्कि अगर हम इसे आधुनिक तंत्र का विज्ञान मतलब न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो ये एक बहुत ही गहरी आइडेंटिटी रीप्रोग्रामिंग प्रक्रिया है। हम यहाँ धर्म की नहीं बल्कि चेतना की इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। सही कहा। देखिए, जब हम किसी भौतिक मशीन को ठीक करते हैं तो पुर्जे बदलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात इंसानी चेतना की आती है ना, तो ये क्षेत्र बहुत धुंधला सा हो जाता है। हाँ, क्योंकि कोई एक्सरे मशीन तो है नहीं जो बता सके कि हमारे गहरे व्यवहार या हमारे डर की असली जड़ आखिर है कहाँ। बिल्कुल। इसीलिए इन आध्यात्मिक पाठों का वैज्ञानिक विश्लेषण हमें मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके के बारे में सच में चौंकाने वाले तथ्य देता है। समझते हैं, क्योंकि बदलाव की कोई भी प्रक्रिया ना सबसे बुनियादी सवाल से शुरू होती है कि हम खुद को असल में मानते क्या हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान का व्यवहार बाहरी नियमों से ज्यादा उसकी खुद की छवि, यानी उसकी जो सेल्फ इमेज है, उससे तय होता है। और स्रोत में मुरली का मुख्य संदेश भी यही है कि आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अब अगर हम इसे सीधे सीधे विज्ञान से जोड़ें तो ये काम कैसे करता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विज्ञान इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट रिकंडीशनिंग का नाम देता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई इंसान बार बार सोचता है कि मैं गुस्सैल हूं या मैं तनाव में हूं, तो वो भावना उसकी पहचान बन जाती है। एकदम सही, उसका नर्वस सिस्टम उसी तरह से ढल जाता है। लेकिन जब चेतना इस विचार पर शिफ्ट होती है कि मैं एक शांत आत्मा हूं और गुस्सा सिर्फ एक बाहरी प्रतिक्रिया है, तो इंसान अपनी ही भावनाओं से एक सुरक्षित दूरी बना लेता है। अरे वाह! मतलब हम अपनी पहचान को अपनी प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह अलग कर रहे हैं। अगर मैं इसे एक उपमा दूं, तो ये किसी स्मार्टफोन के पुराने और बार-बार हैंग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल करने जैसा है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उपमा है ना? हम उस रिएक्टिव सिस्टम को हटाकर एक नया स्थिर और बिना किसी लेबल वाला एक तरह का यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहे हैं। ये उपमा काम तो करती है, लेकिन इसमें एक और लेयर है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हैं तो हम पुरानी फाइल्स को मिटाते नहीं हैं, बल्कि मशीन के काम करने का तरीका बदल देते हैं। तरीका बदल जाता है। हाँ, और इसी संदर्भ में ना, स्रोत में जेंडर के विज्ञान का एक बहुत ही रोचक उल्लेख है। मुरली कहती हैं कि आत्मा मेल है और शरीर फीमेल हो सकता है। अच्छा, सच बताऊं तो पहली बार पढ़ने पर यह थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम तो एक भौतिक दुनिया में रहते हैं जहां शारीरिक पहचान और जेंडर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। तो इसे नकारने से आखिर क्या ही फायदा होगा? फायदा इसे नकारने में नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर खुद को उससे मुक्त करने में है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे अंदर जो देखने वाली चेतना है, जो हमारा ऑब्जर्विंग अवेयरनेस है, उसका असल में कोई जेंडर नहीं होता। कोई जेंडर नहीं होता? हाँ, विचारों का कोई जेंडर नहीं होता, हमारी बुद्धि का कोई जेंडर नहीं होता। जब कोई इंसान खुद को जेंडर के चश्मे से नहीं देखता, तो इसका सीधा असर उसके व्यवहार पर पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये इंसान को शारीरिक जुनून या जो बॉडी ऑब्सेशन है उससे आजाद करता है? बिल्कुल। जेंडर से जुड़ी श्रेष्ठता, अहंकार या शारीरिक आकर्षण के जो टकराव होते हैं, वो अपने आप कम होने लगते हैं। शरीर सिर्फ एक वाहन रह जाता है और असली जो मैं है वो एक शुद्ध ऊर्जा बन जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है?
अगर ये नया आत्मा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ही शानदार और वैज्ञानिक रूप से फायदेमंद है, तो इसे बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और याद के विज्ञान की बात आती है। स्रोत में लिखा है कि ज्ञान कठिन नहीं, याद कठिन है और संस्कार आत्मा में रहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। हम इंसानों को अक्सर लगता है कि अगर हमने कोई अच्छी बात पढ़ ली या सुन ली तो बस हम बदल गए। हाँ, कि अब तो ज्ञान मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज्ञान सिर्फ जानकारी है जो हमारी बुद्धि में एक डेटा की तरह जमा होती है। असल बदलाव सिर्फ जानकारी से नहीं आता। तंत्रिका विज्ञान का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमाणित सिद्धांत है, जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मुझे ये सिद्धांत बहुत पसंद है। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। ये तो बिल्कुल जिम जाने जैसा हुआ ना। ज्ञान होने का मतलब है कि इंसान ने जिम की एक बहुत महंगी मेंबरशिप ले ली है। सही बात है। उसे पता है कि ट्रेडमिल कहाँ है, डंबल उठाने से क्या होता है। लेकिन क्या सिर्फ ये जानने से या जिम में खड़े रहने से मांसपेशियां बनेंगी? बिल्कुल नहीं। असल में पसीना बहाना पड़ता है। एकदम सही पकड़ा। तो क्या हम कह सकते हैं कि श्रुत में जिसे याद कहा गया है वो वास्तव में न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही एक आध्यात्मिक रूप है? पूरी तरह से नहीं, इसे थोड़ा और गहराई से समझना होगा। देखिए, जिम में हम शरीर की कसरत करते हैं, लेकिन याद का मतलब है निरंतर सचेत ध्यान का प्रशिक्षण। सचेत ध्यान का प्रशिक्षण मतलब कंटिन्यूअस अवेयरनेस। हाँ, विज्ञान ये साबित कर चुका है कि जहां हमारा ध्यान जाता है ना, हमारी भावनात्मक ऊर्जा वहीं बहती है। जब कोई बार बार खुद को याद दिलाता है कि मैं एक शांत आत्मा हूं, तो वो असल में अपने दिमाग के अंदर भौतिक रूप से नए न्यूरल रास्ते बना रहा होता है। मतलब ब्रेन की वायरिंग चेंज हो रही है। बिल्कुल। हर बार जब ये विचार आता है, वो रास्ता और चौड़ा और गहरा होता जाता है। इसी गहरे रास्ते को मुरली की भाषा में संस्कार कहा गया है। ये हमारी अवचेतन प्रोग्रामिंग है। यार, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस मानसिक जिम में रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज नए न्यूरल रास्ते बना रहे हैं, तो वो कौन सी चीज है जो हमें बार बार रोकती है? वो अवरोध क्या है? हाँ, वो अवरोध। आध्यात्मिक भाषा में इसे माया कहा गया है। स्रोत में लिखा है कि माया याद नहीं करने देती और देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। चमाट लगाती है, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। मैं सच बताऊं तो मुझे हमेशा से लगता था कि माया शायद कोई बाहरी जादुई ताकत है जो बस हमारी परीक्षा ले रही है। अगर हम इसको एक बड़े दायरे में रखकर देखें तो पाएंगे कि माया कोई बाहरी दुश्मन या राक्षस नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये हमारा अपना ही सर्वाइवल मोड है। अच्छा, सर्वाइवल मोड? हाँ, इंसानी दिमाग प्राकृतिक रूप से उत्तेजना, आराम और संवेदी सुख ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया गया है। माया असल में हमारा खुद का डिस्ट्रैक्शन सिस्टम है, हमारी डोपामिन की लत है और हमारे भटके हुए दिमाग की एक स्वाभाविक स्थिति है। मतलब जब शुरुआत में हमें ध्यान या मेडिटेशन करने में मुश्किल होती है, अजीब अजीब से विचार आते हैं, तो वो हमारी हार नहीं है। एकदम नहीं, वो हार नहीं है, वो ब्रेन हैबिट रेजिस्टेंस है। हमारा दिमाग अपनी पुरानी, आरामदायक और डोपामिन से भरी आदतों को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है सुनने में, है ना? और जब स्रोत कहता है कि माया चमाट लगाती है, तो इसका सीधा संबंध हमारी भावनात्मक प्रतिरक्षा से है, यानी हमारी इमोशनल इम्यूनिटी से। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, जब कोई इंसान शरीर के अहंकार में होता है ना, तो उसके दिमाग का एमिगडाला, जो डर और खतरे को भांपता है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। ऐसे में कोई छोटी सी आलोचना या अपमान भी बहुत गहराई से चुभता है। हाँ, क्योंकि तब हम सोच रहे होते हैं कि उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, मेरी इतनी बड़ी पोजीशन है। बिल्कुल। हमारा पूरा अस्तित्व उस भौतिक पहचान पर टिका होता है। जरा सी ठेस लगी और हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है। एकदम सही। और इसके विपरीत जब आत्मचेतना हावी होती है, तो वो एक ऑब्जर्वर मोड या इमोशनल डिस्टेंस को सक्रिय करती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसे मेटा अवेयरनेस या विटनेस कॉन्शियसनेस कहता है। ये मेटा अवेयरनेस असल में काम कैसे करता है? क्या इसका मतलब है कि इंसान को कुछ महसूस ही नहीं होता, वो सुन्न हो जाता है? अरे नहीं, महसूस तो होता है, लेकिन इस स्थिति में इंसान अपनी भावनाओं में बहता नहीं है। वो एक दर्शक की तरह अपनी ही भावनाओं को देख सकता है।
मतलब एक दूरी से देख पाना। हाँ, जैसे वो खुद से कह सकता है कि अच्छा, मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है। ये बीच का जो एक ठहराव है ना, जो पॉज है, यही मेटा अवेयरनेस है। ये हमें रिएक्ट करने के बजाय समझदारी से रिस्पॉन्ड करने की ताकत देता है। बाप रे, ये तो सच में एक बहुत शक्तिशाली टूल है। बिल्कुल है। लेकिन इस डोपामाइन की लत को या इस डिस्ट्रैक्शन सिस्टम को हराने के लिए व्यावहारिक रूप से क्या किया जाए? स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि हमें जीवन में मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर सरलता लानी होगी। सरलता बहुत जरूरी है। और मुरली के 3 बहुत ही रोचक बिंदु यहाँ दिए गए हैं। एक बाप को याद करो, रोटी टुकड़ा खाओ और कर्म संन्यास हो नहीं सकता। ये तीनों ही बिंदु संज्ञानात्मक सरलता यानी कॉग्निटिव सिंप्लीफिकेशन के बेहतरीन उदाहरण है। एक बाप को याद करो का वैज्ञानिक अर्थ ये है कि जब हम अपना ध्यान सिर्फ एक ही उच्च बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो हमारे दिमाग का बिखराव कम हो जाता है। फोकस बढ़ जाता है। हाँ, इसे कॉग्निटिव साइंस में डिसीजन फटीग कम करना कहते हैं। मेडिटेशन विज्ञान की भाषा में ये फोकस्ड अटेंशन स्टेबलाइजेशन है, जहां मस्तिष्क की ऊर्जा सुसंगत और शांत हो जाती है। इसे मैं हमेशा एक कंप्यूटर ब्राउजर की तरह देखता हूँ। कल्पना करें कि किसी ब्राउजर में 50 टैब्स एक साथ खुले हैं, बैकग्राउंड में वीडियो भी चल रहे हैं, तो क्या होगा? सिस्टम धीमा हो जाएगा और मशीन गर्म होने लगेगी। बिल्कुल। एक को याद करो का मतलब है उन सभी फालतू टैब्स को बंद कर देना। और जब मशीन बहुत ज्यादा हैंग होने लगे तो सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, फोर्स क्विट करना। ये याद दिमाग के लिए वही फोर्स क्विट बटन है जो सारी बैकग्राउंड एंग्जाइटी को तुरंत बंद कर देता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन मुझे दूसरे बिंदु ने थोड़ा चौंका दिया। रोटी टुकड़ खाओ, मतलब बहुत ही सादा और साधारण भोजन। क्या सच में हमारा खाना हमारी चेतना या आइडेंटिटी रीप्रोग्रामिंग को इतना प्रभावित कर सकता है? हम तो अक्सर इसे सिर्फ पेट भरने का जरिया ही मानते हैं। सच कहूं तो ये शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। हम सबने अनुभव किया होगा कि भारी, मसालेदार या बहुत ज्यादा मीठा खाना खाने के बाद कैसा महसूस होता है। एकदम सुस्ती आ जाती है। हाँ, दिमाग धुंधला सा हो जाता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा ईमेल पढ़ना भी पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। हाँ, जिसे हम फूड कोमा कहते हैं। बिल्कुल। विज्ञान इसे गट ब्रेन एक्सिस के माध्यम से समझाता है। बहुत अधिक उत्तेजक भोजन डोपामाइन में अचानक उछाल लाता है और शरीर में सूजन पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। हाँ, जब हमारा शरीर अंदर से ही संघर्ष कर रहा है तो हम अपनी कोर आइडेंटिटी को कैसे बदल सकते हैं? ये जैविक रूप से असंभव है। सादा भोजन पाचन को स्थिर रखता है, जिससे नींद गहरी होती है और मेडिटेशन की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। और शायद इसीलिए तीसरा बिंदु कहता है कि कर्म संन्यास हो नहीं सकता। यानी हम सब कुछ छोड़कर बस पहाड़ों पर नहीं भाग सकते, क्योंकि भले ही कोई इंसान किसी गुफा में जाकर बैठ जाए, उसका दिमाग तो फिर भी काम कर ही रहा होगा। बिल्कुल। जैविक रूप से पूर्ण निष्क्रियता संभव ही नहीं है। जब तक सांस चल रही है, हमारा शरीर और दिमाग लगातार जानकारी को प्रोसेस कर रहे हैं। इसीलिए स्रोत के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि सचेत रूप से कार्य करना है। ऑफिस में बैठे हुए, परिवार के साथ रहते हुए खुद को शांत रखना ही असली इंजीनियरिंग है। इसे कैसे रोकते हैं? लेकिन अब सबसे अहम सवाल आता है प्रायोगिक अनुप्रयोग का। इसे रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में आखिर कैसे उतारा जाए? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इसके लिए पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। ये कोई स्कूल का असाइनमेंट नहीं है। हाँ, क्योंकि इंसानी दिमाग में स्थायी बदलाव सिर्फ डायरी भरने से या नोट्स बनाने से नहीं आता। सीखने का विज्ञान हमें बताता है कि बदलाव अनुभव, दोहराव और भावनात्मक जुड़ाव से होता है। रेपिटेशन एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल। इसी संदर्भ में मुरली में 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में फिराने की बात कही गई है। लेकिन इसका विज्ञान से क्या लेना देना है? 84 जन्मों के बारे में सोचने से आज के मेरे ऑफिस का स्ट्रेस कैसे कम हो जाएगा? इसे मनोविज्ञान में एग्जिस्टेंशियल अवेयरनेस कहते हैं। इसे एक जूम आउट इफेक्ट की तरह सोचिए। जूम आउट इफेक्ट? हाँ, जब कोई इंसान ये कल्पना करता है कि उसने समय के इतने विशाल चक्र में न जाने कितनी भूमिकाएं निभाई हैं, तो आज की छोटी मोटी समस्याएं, जैसे किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया या ट्रैफिक में कोई आगे निकल गया, वो बहुत ही तुच्छ और महत्वहीन लगने लगती हैं। ओहो, ये तो सच में कमाल का नजरिया है। ये स्वचालित रूप से हमारे अहंकार को शांत करता है और अस्थायी स्थितियों से एक स्वस्थ वैराग्य पैदा करता है। चीजों को देखने का पूरा दायरा ही बदल जाता है यार। अब जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं?
स्रोत सामग्री में एक पूरा दैनिक अभ्यास दिया गया है। तो क्या आप हमें इन 4 मुख्य कदमों के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं? पहला कदम सुबह के समय से जुड़ा है। जी, पहला कदम है सुबह सुबह सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठना और इस विचार को दोहराना कि मैं एक शांत चेतन सत्ता हूँ। हम सिर्फ 10 मिनट। हाँ, ये सुबह उठते ही हमारे न्यूरल पाथवे को एक सही दिशा देने का काम करता है। दिन की शुरुआत में ही हम अपने ब्रेन को बता देते हैं कि आज का डिफ़ॉल्ट मोड क्या होगा। और दूसरा कदम संघर्ष या तनाव के समय के लिए है। मान लीजिए कोई इंसान ऑफिस की किसी मीटिंग में है और किसी ने उसके काम की बहुत तीखी आलोचना कर दी, तब क्या किया जाए? ऐसे में किसी भी इंसान को तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, यहाँ कौन प्रतिक्रिया दे रहा है? क्या ये मेरे शरीर और पद का अहंकार है जिसे ठेस लगी है, या ये मेरी असली शांत चेतना है? अरे वाह! ये सवाल तुरंत उस मेटा अवेयरनेस को ट्रिगर करता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये इंसान को उस भावनात्मक तूफान से एकदम बाहर निकाल लेता है। बहुत खूब। तीसरा कदम है काम के दौरान का अभ्यास, यानी जब हम अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हों तब ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस बनाए रखना, एक साक्षी या दर्शक के रूप में चीजों को बस देखना। बिल्कुल। और चौथा कदम, जो मुझे निजी तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, वो है सोने से पहले का रूटीन। हाँ, सोने से पहले अपनी सभी भूमिकाओं, रिश्तों और दिन भर की चिंताओं से मानसिक रूप से खुद को अलग कर लेना चाहिए। जैसे हम कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले सभी भारी प्रोग्राम्स को बंद करते हैं ना, वैसे ही दिमाग को भी शट डाउन होने के लिए हल्का करना पड़ता है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरी चर्चा, इस पूरे विज्ञान का अंतिम परिणाम क्या है? अगर हम इस दस्तावेज का पूरा निचोड़ निकालें तो आखिर क्या होगा? स्रोत सामग्री इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सटीक फॉर्मूले में समेट देती है। याद से चेतना बदलती है, चेतना से संस्कार बदलते हैं और संस्कारों से भाग्य बदलते हैं। क्या हम इस फॉर्मूले की कड़ियों को विज्ञान के नजरिए से जोड़कर देख सकते हैं? जरूर। याद का मतलब है बार बार अपना ध्यान सही जगह लगाना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा रिएक्टिव सर्वाइवल मोड धीरे धीरे स्थिर आत्मचेतन मोड में बदल जाता है। इसे हम चेतना का बदलना कहते हैं। पुरानी आदतें टूट जाती हैं, यही संस्कारों का बदलना है। और जब किसी इंसान की आदतें, उसकी प्रतिक्रियाएं और निर्णय लेने की क्षमता ही पूरी तरह बदल जाएं, तो जाहिर है कि उसके जीवन के परिणाम भी बदलेंगे। बिल्कुल, और इसी को हम भाग्य बदलना कहते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है कि ये सब सिर्फ कोई पुरानी धार्मिक मान्यताएं नहीं है। ये एक पूरी की पूरी चेतना इंजीनियरिंग प्रणाली है जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल रेगुलेशन पर मजबूती से खड़ी है। और आज के दौर में ये प्रणाली पहले से कई ज्यादा प्रासंगिक है। जहां हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, तनाव का स्तर एकदम चरम पर है, ये विज्ञान हमें मानसिक लचीलापन देता है। ये हमें कम डर और ज्यादा स्पष्टता के साथ जीना सिखाता है। सही कहा। अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं एक ऐसे विचार पर बात करना चाहता हूं जो इस स्रोत सामग्री में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है, लेकिन आज की हमारी इस चर्चा से ही स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ है। वो क्या है? हमने शुरुआत में बात की थी कि हमारा ध्यान और हमारी याद ही हमारे संस्कारों और हमारी पहचान का निर्माण करते हैं। तो सोचने वाली बात है, आज के समय में हम हर दिन घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वर्चुअल रियलिटी और कृत्रिम डिजिटल पहचानों में खोए रहते हैं। हाँ, ये तो है। हर लाइक और कमेंट हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज करता है। अगर हमारा पूरा ध्यान वहां है तो हम अपने भीतर अनजाने में कौन सी नई डिजिटल चेतना को प्रोग्राम कर रहे हैं? बाप रे, ये सच में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डराने वाला विचार है ना? क्या हम अपने असली शांत और जेंडर मुक्त अस्तित्व को भूलकर इन एल्गोरिदम द्वारा बनाए गए दिखावटी और तनावपूर्ण संस्कारों को अपना रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम मशीनों को तो लगातार समझदार और स्मार्ट बनाते जा रहे हैं, लेकिन खुद अपनी चेतना खोकर एक मशीन की तरह बस रिएक्टिव होते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब किसी भी लैब में या किसी एक्सरे मशीन से तो नहीं मिलेगा। ये हमें खुद अपने अंदर झांक कर खोजना होगा। आज की इस गहराई से चर्चा में बस इतना ही। इस विचार पर चिंतन जरूर करें और याद रखें, अपनी चेतना की इंजीनियरिंग की चाबी किसी और के हाथ में ना जाने दें।